खबर, बहुत बड़ी खबर मेरी, आपकी और हमारी और देश की सुरक्षा से जुड़ी है। भारत में तुर्की जैसी तबाही की भविष्यवाणी हुई है। ये डराने वाली भी है, आगाह करने वाली भी है और सावधान करने वाली भी खबर है। ये जो बिल्डिंग गिरी एक के बाद एक, तुर्की में जो जलजला आया और इमारतें गिरी, ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि भारत में भी ऐसा ही भूकंप आ सकता है। ऐसी भविष्यवाणी हुई है कि भारत में भी ऐसी तबाही आ सकती है। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं जलजले के बाद जो खौफनाक मंजर था। कहा जा रहा है ऐसा भीषण भूकंप हिंदुस्तान में भी आ सकता है। ये देख रहे हैं, कुछ नहीं बचा, 10 शहर बर्बाद हो गए तुर्की में, 36,000 लोगों की मौत हो गई है और हजारों अभी भी दबे हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए जरा भविष्यवाणी में क्या कहा गया है, क्या कुछ कहा है। भविष्यवाणी करने वाला कौन है जिसने तुर्की की भविष्यवाणी की और अब भारत के बारे में बता रहा है। देखिए जरा, उसका कहना है ऐसा भूकंप आएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नीले रंग के कपड़ों में, इनका नाम है फ्रैंक। फ्रैंक ने 3 फरवरी को भूकंप की भविष्यवाणी की थी तुर्की में। 6 फरवरी को भूकंप आ गया। 3 को भविष्यवाणी की थी, 6 को भूकंप आ गया। फ्रैंक ने तुर्की सीरिया में भूकंप का दावा किया था और 3 दिन बाद तुर्की और सीरिया में जलजला आ गया। फ्रैंक ने कहा था कि तुर्की में 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा और तुर्की सीरिया में 7.8 तीव्रता का भूकंप आ गया। अब फ्रैंक ने भारत में भी भूकंप की भविष्यवाणी की है। कहा है भारत में तुर्की जैसा भूकंप आने वाला है। फ्रैंक का कहना है इस भूकंप की शुरुआत अफगानिस्तान से होगी। पाकिस्तान में भी भारी भूकंप आएगा और इसका असर एशियाई देशों में तुर्की जैसे हालात हो जाएंगे। फ्रैंक के बारे में आपको बताऊं, नीदरलैंड्स के शोधकर्ता हैं फ्रैंक हुगरबिट्स। फ्रैंक भूकंपीय गतिविधि का अध्ययन करते हैं, सोलर सिस्टम जियोमेट्री सर्वे के शोधकर्ता हैं, यानी सौर मंडल, और उसके जरिए से पता करते हैं कि कहां भूकंप आने वाला है। तो क्या जिस तरह से तुर्की में भूकंप आया, जो तस्वीरों ने सबको झकझोर कर रख दिया, अगर हुगरबिट्स सही कह रहे हैं तो तुर्की जैसे भूकंप के हालात क्या भारत में हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, हमारा मकसद है सावधान करना, आगाह करना। क्या हमारे शहर, हमारी इमारतें, हमारी बिल्डिंग्स ये झटके बर्दाश्त कर पाएंगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कौन सा शहर सबसे ज्यादा डेंजर जोन में। देखिए ये आप देख रहे हैं, आपके सामने सारे जोन आ गए। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5। जो 5 जोन में, यानी जो सबसे ज्यादा लाल आपको नजर आ रहा है, ये है सबसे डेंजर जोन। जोन 4 जो है, जो हल्का लाल है, वो कम खतरनाक है। तो सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा खतरनाक और उसके बाद खतरनाक वाले की बात करूंगा। सबसे अगर आप देखिए तो कौन से शहर हैं जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में है। बिहार का कुछ इलाका है। अगर आप उत्तर प्रदेश देखिए तो उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का कुछ देखिए, नॉर्थ यूपी यानी उत्तरी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, फिर आपको नई दिल्ली नजर आ रहा है, नई दिल्ली और एनसीआर का कुछ इलाका है, और ऊपर चलिए हिमाचल का इलाका, उत्तराखंड का इलाका, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इलाका भी कुछ इलाका या तो बहुत खतरनाक या खतरनाक है। नॉर्थ ईस्ट की हालत देखिए जरा, वो तो डेंजर जोन में। गुजरात का कुछ हिस्सा देखिए जो या तो डेंजर जोन में है, बहुत खतरनाक, या खतरनाक वाले जोन में। एक बड़ा हिस्सा आप देखिए मध्य प्रदेश, जोन 3 में मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आता है। महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जोन 5 और जोन 4 में आता है, वो आप देख रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए बिहार का कुछ हिस्सा है। ये जो है, ये स्थिति है उन शहरों की, उन राज्यों की जहां भूकंप आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि जरा सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। भूकंप की इस भविष्यवाणी पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन हुगरबिट्स की भविष्यवाणी पहली सही हुई है। भारत के एक्सपर्ट्स को सुनिए। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान
का जो सेस्मिक एक्टिविटी है, हमारे यहाँ जो इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसको बोलते हैं, वो यूरेशियन प्लेट के साथ जब क्लैश करती है तो तब जाके यहाँ सेस्मिक एक्टिविटी होती है। हमारा एनसीआर का इलाका जोन 4 में आता है और पूरा नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जितना है वो हमारा जोन 5 में आता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है भूकंप आने का। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ये मानते हैं कि 100 ईयर रिटर्न बोला जाता है। जो भी सेस्मिक एक्टिविटी बड़ी होती है तो 100 साल के बाद तकरीबन दोबारा उसका असर देखने को मिलता है। तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, ध्यान से रहना पड़ेगा, तैयारी पूरी करके रखनी पड़ेगी अपनी। भविष्यवाणी की है कि हिंदुस्तान में या दिल्ली में भी ऐसे भूचाल आएंगे या आ सकते हैं। हमारी समझ में, जहाँ तक कि हमने पढ़ा है या सीखा है, हमारी समझ में कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी साइंस नहीं है जो कि भूचाल प्रेडिक्ट कर सके या भूचाल का पूर्वानुमान दे सके। देखिए, भूचाल प्राइमरली 2 तरीके से आते हैं, जिसको हम नेचुरल कैलामिटीज़ या नेचुरल डिज़ास्टर कहते हैं। भूचाल या तो आते हैं धरती के कंपन से और या ज्वालामुखी के फटने से। अब सबको सुनने के बाद और भविष्यवाणी जानने के बाद सभी के दिमाग में यह है कि हमारी इमारतें, जो गगनचुंबी इमारतें बड़े बड़े शहरों में बन गई हैं, क्या ये सुरक्षित हैं? हम जिन बिल्डिंगों में रहते हैं, ये क्या भूकंप का झटका झेल सकती है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसी इमारतें तुर्की में बनी थी और तुर्की में इमारत बनाने वाले आज सब जेल में हैं। सबको पकड़कर जेल में डाल दिया गया क्योंकि इमारतें ठहर नहीं सकी। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये आप देख रहे हैं, ये इमारतों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जो बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई हैं, ये उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त मलबे में तब्दील हो गई हैं बड़ी बड़ी इमारतें। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, बच्चों को बचाया जा रहा है। मासूम बच्चे जो परिवारों के साथ रहते थे, वो इन इमारतों के मलबों से उन्हें निकाला जा रहा है। 3-3, 4-4 दिन से मलबे में फंसे हुए थे, जिनकी जिंदगी बचाई जा सकी है। 34,000 से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं, हर रोज मासूम निकल रहे हैं। किस तरह 3-3 दिन से मलबे में रह रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई, ये जो तस्वीरें हैं अलग अलग देशों से पहुंची हैं, जो टीमें, वो मैं दिखा रहा हूं आपको कि वो किस तरह से वहां रेस्क्यू कर रही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि 130 बिल्डर्स रडार पर हैं, इसलिए जिम्मेदारी उनकी भी तय होगी जिन्होंने इमारतें बनाई थी, जिसने आपका घर बनाया है। तुर्की में 12,000 इमारतें भूकंप में गिर गई। 12,000 इमारतें। हमारा आपका घर कितना महफूज है, ये कितना सुरक्षित है, कितना मजबूत है, यह सोचने वाली बात है। तुर्की में 10% इमारतें ही झटका झेल सकती थी, सिर्फ 10%। इमारतों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ था। बिल्डरों पर एक्शन की शुरुआत हो गई है तुर्की में। 131 बिल्डरों पर तुर्की ने वारंट जारी कर दिया। 130 बिल्डरों की फौरन गिरफ्तारी कर ली गई है, जेल में डाल दिया गया। कई बिल्डर्स विदेश भाग रहे थे, जिन्हें एयरपोर्ट से पकड़ा गया। नींव और दीवारों की मजबूती पर ध्यान नहीं दिया गया, वहां घपलेबाजी करके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी गई। आधुनिक निर्माण कानूनों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। 2 बड़े भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में इमारतें बना दी गई। सोचिए, वहां भी इमारत बना दी जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन था, भूकंप प्रभावित था। भूकंप आने के खतरे के बावजूद ढांचा कमजोर था। कमजोर निर्माण होने के चलते तुर्की में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ और तस्वीरें कि आखिर भारत में क्या इतनी मजबूत है हमारी इमारतें। ये जो आप देख रहे हैं घर, इस तरह से शहर बसे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से शहर बिना प्लानिंग बसे हैं। गाड़ियां नहीं जा सकती। आप देखिए, एक बिल्डिंग गिर जाती है, कहीं आग लग जाती है, वहां गाड़ी तक जाने की जगह नहीं। बिना प्लानिंग के, बिना तैयारी के हमारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो सवाल यह है कि हमारी इमारतें जैसे बनी हैं, ये कितना झटका झेल पाएंगी। पहले देखिए इमारतों की हालत क्या और किसकी जिम्मेदारी है इमारतों को देखना और जांचना। इमारतों की हालत देखिए, ये हाथ भी लगाएंगे तो गड्ढा हो जाएगा, ये स्थिति। नोएडा, दिल्ली जैसे शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं। ऐसी बड़ी बड़ी इमारतों में
मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं। एक बिल्डर फ्लैट्स के बड़े बड़े टावर खड़े कर देते हैं और लोग अपने खून पसीने की कमाई और लोन से फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन इन फ्लैट्स की मजबूती के बारे में कोई नहीं जानता, कोई जानकारी नहीं है कितने मजबूत हैं। पैसा देकर लोग सीधे फ्लैट्स में बस शिफ्ट हो जाते हैं, मजबूरी है। कुछ जगह तो फोटो फ्रेम के लिए, हालत ये फ्लैट की, फोटो फ्रेम के लिए आप ड्रिल करेंगे तो ड्रिल करना छोड़िए, कील को हथौड़ी के बिना ही दीवार में लगा सकते हैं। दीवार में ऐसा सामग्री लगी है, एक घूसे में कई जगह फ्लैट्स की दीवार और प्लास्टर गिर जाते हैं। पिछले साल आपको याद होगा गुरुग्राम में तो एक छत टूट गई थी और एक के बाद एक अपार्टमेंट के 7 फ्लोर ढहते चले गए। रेनोवेशन के दौरान ड्राइंग रूम की फर्श नीचे आ गई। ये मैं आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुर्की में भूकंप आया, तबाही हुई, 36,000 जाने गई, उसके बाद एक्शन हो रहा। हमें अभी पता है हम कहां कहां डेंजर जोन में हैं, वक्त से पहले एक्शन हो सकता है। छठे फ्लोर से आपको याद होगा ग्राउंड के सभी फ्लैट्स की छत ढह गई थी और नोएडा दिल्ली विकास प्राधिकरण देखरेख करता है। नोएडा में अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। अथॉरिटी क्या वाकई देखरेख करती है, मेंटेनेंस चेक करती है, ऑडिट करती है, इमारत कितनी मजबूत है, शायद पता भी नहीं होगा अथॉरिटी। इमारतों की जांच का जिम्मा भी इन्हीं प्राधिकरणों के पास होता है। भूकंप के खतरे के बीच सभी इमारतों का ऑडिट जरूरी है। पता होना चाहिए कि बिल्डिंग कितना झटका झेल सकती है। छोटे शहरों में जिम्मेदारी नगर पालिका और नगर निगम की है, लेकिन नगर पालिका और नगर निगम की हालत, पालिका और निगम के पास नक्शे से लेकर जांच तक का जिम्मा है, लेकिन ये कमाई के अड्डे ज्यादा हैं, हमारे और आपकी सुविधाओं के कम। अब जरा सुनिए, जो लोग इमारतों में रहते हैं, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, एनसीआर में, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची इमारतें, ये क्या कह रहे हैं अपनी इमारतों को लेकर जो बिल्डर ने बना के दी है। मेरे को नहीं लगता कि हम इतने सेफ लग रहे हैं। जितनी हाई लेवल की बिल्डिंग बनी है, मल्टी स्टोरीज बनी हुई हैं, बहुत इसके देख के डर लगता है। जैसे कि तुर्की में जैसे जो हाल हुआ है, बहुत देख के ना जैसे कि रोंगटे खड़े होते हैं, रूह कांप जाती है, इतना नुकसान हुआ है। कहीं ना भगवान ना करे कहीं इंडिया में या कहीं आसपास में ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत मुश्किल। ये बिल्कुल भगवान इस सब बड़ी मुसीबत से बचाए। अर्थक्वेक आने वाला है नहीं आने वाला है इसकी प्रेडिक्शन करना इट्स डिफ़िकल्ट, बट अगर, और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया उसके टर्म्स में थोड़ा सेफ है कि इतना तेज़ अर्थक्वेक आएगा, बट अगर आता भी है, अगर हम 7.8 7.9 नहीं भी देखें, 5 भी देखें, तो भी यहाँ पे वो 7.8 7.9 जितना इम्पैक्ट डाल सकता है बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, खतरा तो है नेचुरली, जैसे वहाँ हो गया अपने वैसे भी यही हाल है। जैसा कि हम लोग देखते रहते हैं कि दिल्ली साइड में अक्सर सुनते हैं कि भूकंप के झटके लगे हैं, बट अगर यही झटके अगर 8 रिक्टर पैमाने पे अगर आ जाएंगे तो वो तो फिर बहुत हार्मफुल होगा इंडिया के लेवल पे, खासतौर से दिल्ली के लेवल पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि पुरानी बिल्डिंग्स है वो इस टाइम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, तो ऑब्वियसली वो एक रिस्क पे है ज़्यादा रेदर देन जो कि एक अच्छी नींव की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो सेफ़ हैं। हम हमेशा ही चाहते हैं कि कभी भी दुनिया में ऐसा किसी को नौबत ना देखनी पड़े। तो आपने जान लिया लोग क्या कह रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये जो भविष्यवाणी की गई है, इस भविष्यवाणी का आधार क्या है, कहां से आई ये बात कि भारत में भूकंप आ सकता है। ये जो विशेषज्ञ, जो वैज्ञानिक है, कैसे पता करता है आखिर कि भारत में भूकंप आ सकता है और या नहीं। देखिए जरा क्या तरीका है इनका। आप ऊपर देख रहे हैं सौर मंडल, सोलर सिस्टम आप देख रहे हैं, इनकी भविष्यवाणी का तरीका सोलर सिस्टम है। फ्रैंक ग्रहों की चाल पर भविष्यवाणी करते हैं। एसएस जियोस कंपनी के लिए फ्रैंक दरअसल काम करते हैं और इस कंपनी का मतलब है, एसएस जियोस का मतलब है सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे। और ये क्या करती है ये कंपनी, एसएस जियोस एक शोध संस्था है, इसी पर रिसर्च करती है। फ्रैंक की कंपनी ब्रह्मांड की निगरानी करती है और ग्रहों की चाल से, कि ग्रहों की क्या चाल है और इसकी चाल से भूकंप का अनुमान करती है। इतिहास में जो भूकंप आए हैं उसका अध्ययन करती है। उस दौर में ग्रहों की चाल क्या थी, भूकंप आने पर ग्रहों की चाल को देखा जाता है इस रिसर्च में और इसी पैटर्न के हिसाब से भविष्य का अनुमान लगाते हैं। ये फ्रैंक कहते हैं भारत चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है और लेकिन मुख्यधारा के वैज्ञानिक
फ्रैंक को नहीं भी मानते हैं। कहते हैं ग्रहों का भूकंप को लेकर कोई प्रभाव नहीं है। उनका कहना है जो सोलर सिस्टम है, ग्रहों का भूकंप से कोई लेना देना नहीं है। अब सुनिए जरा भारत के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस भविष्यवाणी पर। भूकंप की भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है। इसका भी कोई ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है दुनिया में जिससे हम ये बता सके कि साहब 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद भूकंप आएगा। ऐसा सिस्टम नहीं है। सेस्मिक डिटेक्टर्स होते हैं जिनके माध्यम से हमको सिर्फ पी वेव और एस वेव, पी वेव का मतलब होता है प्राइमरी वेव और एस वेव का मतलब होता है सेकेंडरी वेव, इन 2 प्रकार की वेव जो जनरेट होती हैं किसी सेस्मिक एक्टिविटी में, उसकी जानकारी तकरीबन हमको 30 सेकंड पहले मिलती है। 30 सेकंड। इसलिए भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसका कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है जो आपको इतना समय दे दे कि आप अपनी जान बचा के बाहर निकल पाए। क्या सौर मंडल या जो इन्वायरमेंटल रीडिंग्स लेके कोई ये पता चल सकता है कि भूकंप आने वाला है? तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसका कोई फुल प्रूफ टेक्निक अभी तक बनाया नहीं गया है। लोग अनुमान लगाते हैं कि जिसको हम ला लीना इफेक्ट बोलते हैं, सडन राइज इन टेम्परेचर है या सडन बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, कि सडनली क्या है, जानवर, चिड़ियाँ, कुत्ते भौंकने लग गए, चिड़ियाँ आवाज़ें करने लग गई, या एक अजीब प्रकार का जो आप पहले नहीं देखते हैं उस प्रकार की हरकत चालू हो गई। तो यही 1, 2, 3 जो एक अर्ली वार्निंग्स मिलती है हमें नेचर के माध्यम से, लेकिन उसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है आम नागरिक के लिए। आपने एक्सपर्ट को सुना, वो कह रहे हैं कि पशु पक्षी इशारा देते हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पिछले दिनों मैंने आपको दिखाई थी, कहा गया, वायरल वीडियो था तुर्की का, कहा गया भूकंप आने से पहले देखिए पक्षी आसमान में भागने लगे, उड़ने लगे। फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। क्या जो एक्सपर्ट थे वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि पक्षियों को सबसे पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है और कोई तरीका नहीं है जो पता चल सके कि आखिर भूकंप कैसे आता है। तो आइए मैं आपको बताऊं भूकंप के संकेत मिलते कैसे हैं। कौन बता सकता है कि भूकंप आने वाला है? पहले 20 घंटे पहले रेडियो सिग्नल खराब हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। मोबाइल में नेटवर्क भी गायब होने लगते हैं और टीवी के सिग्नल में भी खराबी आ जाती है। जानवरों और पक्षियों को पहले संकेत मिलते हैं। चिड़िया अपने घरों को छोड़कर भागने लगती है। चूहे, सांप अपना बिल छोड़कर भागने लगते हैं। पक्षियों की चहचहाट अलग तरह की होती है उस दौरान। कुत्ते अजीब तरह से भौंकना शुरू कर देते हैं। कुओं का पानी या तो बढ़ने लगता है या घटने लगता है। ग्रहण से भी भूकंप के आने का आकलन लगाया जाता है। वैज्ञानिक ऐसे किसी दावे को भविष्यवाणी नहीं मानते हैं। कई देशों ने भविष्यवाणी पर अलग अलग दावा किया है। 2016 में अमेरिका ने एक ऐप बनाने का दावा किया और इस ऐप का नाम अमेरिका ने माई शेक रखा है। फोन मोशन सेंसर्स से धरती की हलचल का पता चलता है और यही तरीके हैं भूकंप का पहले से पता लगाए जाने का। यह कहा जाता है कि 10 सेकंड पहले जो उपकरण लगे भी हैं देशों में, कहा जाता है या तो 10 सेकंड पहले या बहुत ज्यादा 1 मिनट पहले आपको पता चल सकता है कि भूकंप आने वाला है और इतनी देर में कोई कुछ करने की स्थिति में नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, तो भूकंप आए तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। गिने चुने उपाय हैं, उस सूरत में आप यही कर सकते हैं। भूकंप आए तो बिना देर किए घर या ऑफिस से फौरन बाहर निकल जाए, दौड़कर खुली जगह में पहुंच जाएं, पूरी कोशिश ये करें। बिल्डिंग, पेड़ों, बिजली खंभों से दूरी बनाए रखें, ये आपके ऊपर गिर सकते हैं। बाहर जाने के लिए लिफ्ट का हरगिज इस्तेमाल न करें, ये रास्ते में अटक सकती है। सीढ़ियों से ही नीचे पहुंचने की कोशिश करें, यही सुरक्षित विकल्प है। अगर खुली जगह नहीं है तो जहां है वहीं फौरन खड़े हो जाएं। खिड़की, अलमारी, पंखे, शीशे से दूरी बनाएं क्योंकि भूकंप की स्थिति में ये आप पर लग सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें खोजें जिसके नीचे छिपे, जो मजबूत हो, जैसे टेबल, बेड, डेस्क। ये चीजें इनके नीचे छिपे, अपने सर को बचाएं। मजबूत चीज ना हो तो दीवार के पास बैठ जाएं और किसी किताब या किसी चीज से अपने सिर को बचाएं। सबसे जरूरी यह है कि अगर आपने अपने सिर को बचाया, सबसे ज्यादा जो मौतें होती हैं मलबा गिरने से, दीवार गिरने से, छत गिरने से, सर पर चोट लगती है और जान चली जाती है। इसलिए पहली प्राथमिकता है सर को बचाना। गाड़ी में है तो जल्द से जल्द गाड़ी जहां है वहीं रोक दें। बिल्डिंग, होर्डिंग्स, खंभों से अपनी गाड़ी को दूर खड़ा करें
उनके नजदीक खड़ा ना करें, वो आपकी गाड़ी पर गिर सकता है, आपको चोट हो सकती है। खुले मैदान के आसपास कहीं गाड़ी को रोक लें, भूकंप रुकने तक गाड़ी में ही इंतजार करें। ये सारी चीजें बचा सकती हैं आपको। तो भविष्यवाणी सभी उम्मीद करेंगे ये भविष्यवाणी गलत हो, बिल्कुल, इसलिए सभी सुरक्षित रहें। लेकिन इंपॉर्टेंट और बुनियादी बात ये, जिनकी जिम्मेदारी है इमारतों को मजबूत बनाने की, वो वक्त से पहले नींद से जाग जाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है बाबा बागेश्वर से जुड़ी, जहां चमत्कार को नमस्कार हो रहा है। बाबा बागेश्वर के चर्चे पूरे देश में हैं। बाबा बागेश्वर के हजारों लाखों करोड़ों समर्थक भी हैं। अब बाबा के समर्थक हैं, लाखों करोड़ों में समर्थक हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। बाबा ने महाकुंभ भी लगाया है, बड़ा महाकुंभ बड़ा है। देख रहे हैं समर्थकों की भीड़, देख रहे हैं। अब कोई भीड़ है तो नेताओं को वोट भी नजर आता है इसी भीड़ में, क्योंकि यही भीड़ वोट भी है। इसलिए देखिए, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं कमलनाथ को। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे, बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश में चुनाव है, आपको भूलना नहीं है। चुनाव से पहले बाबा से मिलने के पीछे की वजह आप जान सकते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। वहां पहुंचकर मत्था भी टेका बाबा बागेश्वर के धाम में। तो सबसे पहले आइए अब आपको बताता हूं, अभी अगले 7 दिन तक चमत्कार को नमस्कार करने वाले बहुत से नेता मंत्री पहुंचने वाले, बड़ी लंबी लाइन लगने वाली है बाबा के दरबार में, बड़े बड़े वीआईपी पहुंचने वाले। देखिए जरा कौन कौन आने वाला। तो बाबा के दरबार में मैं आपको बताऊं, 13 से 18 फरवरी तक बागेश्वर धाम में महाकुंभ लगने वाला है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ आज पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ धाम भी पहुंचे। कमलनाथ ने बागेश्वर धाम में मत्था टेका, वहां पहुंचकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात भी की और कमलनाथ के साथ कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं। 18 फरवरी को 121 गरीब कन्याओं की शादी करवा रहे हैं बाबा बागेश्वर। कई कन्याओं के पिता अब इस दुनिया में नहीं है और सीएम शिवराज सिंह चौहान कन्याओं को आशीर्वाद देने पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बाबा के दरबार में जा सकते हैं। एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भी आने की खबर है। रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण भी पहुंचेंगे। संत राघवाचार्य जी भी महाराज शिरकत करने वाले हैं। 15 फरवरी को धीरेन्द्र शास्त्री जी दरबार लगाएंगे। लाखों की संख्या में श्रद्धालु धाम पहुंचे और धाम में हेलीपैड का भी निर्माण हो चुका है, क्योंकि वीवीआईपी मेहमान आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने तैयारियों का भी जायजा लिया है। आइए अब मैं कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। बाबा के दरबार में पहली बार कोई नेता नहीं पहुंच रहे। बाबा के दरबार में दरबार के साथ लगाव, जुड़ाव और आस्था पहले से रही है। आप देख रहे हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी बाबा के दरबार में जा चुके हैं, बाबा से मिल चुके हैं, बाबा का आशीर्वाद ले चुके हैं। ये आप देख रहे हैं जिनकी मेहनत से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी बाबा के दरबार में जा चुके हैं, उनका आशीर्वाद ले चुके हैं। एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं मैं आपको। अगली तस्वीर, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बाबा बागेश्वर के धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में गए हैं और उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, बाबा किसे आशीर्वाद देंगे? मध्य प्रदेश में चुनाव है, यह जरूरी है। जरा रिपोर्ट देखिए। भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, भारत हिंदू राष्ट्र की जय। बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। आम लोगों के साथ साथ अब बड़े बड़े नेता भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, बाबा से मुलाकात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि बाबा का आशीर्वाद उनके साथ है। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते। नेताओं की मुलाकात के सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में हर पार्टी खुद को बाबा बागेश्वर के साथ दिखाना चाहती है। बाबा के लाखों भक्त हैं, करोड़ों लोग उनको टीवी पर देखते हैं। साफ है कि बाबा का एक इशारा किसी भी पार्टी को विजय भव का आशीर्वाद दे सकता है।
बाबा के साथ नेता हैं, मंत्री हैं, बाबा के खिलाफ भी लोग हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम रही। उमा भारती बाबा के समर्थन में आ गई। बीजेपी नेता उमा भारती भी बाबा के साथ आई हैं। उन्होंने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री मेरे बेटे समान हैं, उनका आदर करती हूं, वो हमारे गौरव हैं। उमा भारती ने धीरेन्द्र शास्त्री को तपस्वी बताया है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उनके दर्शन करें। मैं जोर शोर से बाबा का समर्थन करती हूं, मुझे खुद अलौकिक अनुभव हो चुका है। मैं भोपाल के जंबूरी मैदान गई थी, उन्होंने एक वाकया याद किया, मुझे वहां बिल्कुल अलग अनुभव हुआ। मेरे सहयोगियों ने मुझे जानकारी दी कि पिछले साल बाबा बागेश्वर ने वहां कथा की थी। जंबूरी मैदान में बाबा की कुटिया भी बनी थी। बाबा के चमत्कार पर कई नेताओं ने सवाल उठाए थे। बाबा ने विरोधियों को जवाब दिया है, मैं चमत्कार नहीं करता, सब हनुमान जी की कृपा है। सुनिए जरा अब बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा का जो महाकुंभ चल रहा है, बाबा कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाकर ही मानूंगा मैं। कमलनाथ आज मिलने पहुंचे थे। कांग्रेस के नेता हिंदू राष्ट्र पर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा पर बड़ा सवाल भी उठाया और चैलेंज भी दिया है, सुनिए। 2024 की तैयारी 19 फरवरी के बाद प्रारंभ होगी और अगली तैयारी में अगली बात बताई जाएगी। लेकिन नव कुंडी इस अन्नपूर्णा महायज्ञ चतुर्थ कन्या विवाह महोत्सव को केवल और केवल इस दृष्टिकोण से समूचे भारतवर्ष के संतों को, जिनका हम नाम नहीं ले पाए तो धृष्टता को क्षमा करना, वो महापुरुष पहुंचेंगे, तो हम आपको बता दें केवल और केवल भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बागेश्वर बालाजी से मंगल कामना की जाएगी। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, जो संविधान हिंदू राष्ट्र लेकर जो संविधान भारत का है, वही संविधान भारत का है। मैंने छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा हनुमान मंदिर बनाया है, 101 फुट से भी ऊंचा। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। चमत्कारी हैं जी, तो चमत्कार होना चाहिए। तो इससे अच्छा क्या होगा। चीन हमेशा कहीं न कहीं घुसपैठ करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कहीं दाएं कहीं बाएं। तो अगर बागेश्वर बाबा वाकई में चमत्कार करना चाहते हैं तो स्वाहा कर दें चीन को, काम खत्म। न रहे बांस, न बजे बांसुरी, न रहेगा चीन, न करेगा घुसपैठ। अब आपको बताने जा रहा हूं, बाबा बागेश्वर बार बार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या यह मुमकिन है? क्या यह संभव है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? और वो कैसे मुमकिन है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सब कह रहे हैं भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा तो कैसे बनेगा, बन भी सकता है या नहीं, ये मैं आपको बताता हूं। संघ बीजेपी के कई नेताओं ने हिंदू राष्ट्र की वकालत की। कहा देश की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू है। हिंदू राष्ट्र की मांग का संदर्भ सांस्कृतिक है। देश संविधान से ही चलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां देश का कोई धर्म नहीं है। अब तक भारत के संविधान के आधार पर कोई धर्म नहीं। संविधान में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा हासिल है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, लेकिन यह आसान काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है अपने, धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का मूल आधार है और इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, चाहे उनके पास 2/3 बहुमत ही क्यों ना हो। संविधान के मूल आधार को नहीं बदला जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता को संविधान का मूल स्तंभ माना गया है, यह कहता है संविधान। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। हमारी सहयोगी सुजाता ने बाबा बागेश्वर से पूछा, क्या आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, बना पाएंगे? क्या कहा उन्होंने, सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शास्त्री जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको चुनौती दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनौती दी है कि आप में अगर सिद्धि है तो जरा चीन को भस्म कर दीजिए। धन्यवाद।
क्या कहेंगे बताइए। शास्त्री जी एक मिनट, शास्त्री जी आज ये जो आज कार्यक्रम चल रहा है, ये इसका उद्देश्य क्या है? हिंदू राष्ट्र सफल होगा ये? आपको कितनी उम्मीद है कि सफल होगा ये? वही सफल होगी आपकी? पक्का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देश राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। ये जो जलने वाली जो बात करते हैं विनाश काले बुद्धि उपज, इनको तो पता चल ही गया है। जो बजरंग बली की जो कृपा हो रही है, जो पहले जो इन लोगों का राज चलता था, आज हमारा समय आया है मैडम। आज हम राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र घोषित होएगा। महाराज जी ने बिल्कुल बजा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित तौर पे विश्व का कल्याण होगा और एक सनातन धर्म अखंड होगा। बोल बागेश्वर धाम की जय। ये बहुत ही दिव्य दरबार है और यहाँ वास्तव में दिव्य शक्तियाँ हैं। कुछ ना कुछ तो है जो इतनी भीड़ जुटी हुई है यहाँ पे, और बाबा पूर्णतः सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। अब लगने वाली देखो मिर्चियाँ तो सबको लगती हैं जो के विरोधी हैं, बट ये पूर्ण सनातन धर्म है और हिंदुत्व के समर्थक हैं। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हम उनके साथ हैं, तन मन धन से उनके साथ हैं और किसी प्रकार की कोई पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोगों को गर्व हो जाएगा कि हमारे द्वारा सहयोग हो रहा है। बागेश्वर धाम पे जय जय श्री राम। हिंदुस्तान का नंबर 1 देश बन जाए। अब तो हिंदू का राज थोड़ा होना चाहिए। कई वर्षों देश अपना गुलाम रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब तो हमारा सनातनी हिंदू का राज रहे। देश गुलाम नहीं है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, सनातन धर्म होना चाहिए। लाभ हो जाएगा उससे, क्या फर्क? उसमें हमारे हिंदुओं का गौरव बढ़ेगा, सनातन धर्म का विजय। हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है इसलिए कि यहाँ हिंदू सबसे ज्यादा संख्या में है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि डॉन का जो बेटा है, कैश से डॉन के बेटे की जेल में ऐश हो रही थी, यानी पैसा फेंक रहा था पानी की तरह। मुख्तार अंसारी डॉन का बेटा पानी की तरह पैसा बहा रहा था, जेल में पत्नी के साथ पकड़ा गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। जेल में डॉन का बेटा और पत्नी दोनों पकड़ी गई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं अब्बास अंसारी की पत्नी दोनों मौजूद थी। अब मैं आपको बताता हूं डॉन के बेटे की सीक्रेट मुलाकात, कैसे पानी की तरह पैसा बहाया गया। देखिए जरा। मुख्तार के बेटे की सीक्रेट मुलाकात पर यह बड़ा खुलासा हुआ। 85 दिन से जेल से नेटवर्क चला रहा था अब्बास। मऊ से विधायक है, इस रसूख का फायदा उठा रहा था। जेल में अब्बास से उनकी पत्नी निखत रोज मिलती थी। जेलर से प्रहरी तक सबके साथ साठगांठ कर रखी गई थी। जेल कर्मियों को अब्बास ने मोटी रकम और महंगे महंगे गिफ्ट दिए। एक जेल के अधिकारी को अब्बास ने लग्जरी गाड़ी गिफ्ट की थी और रिश्वतखोरी के दम पर अब्बास जेल में मनमानी करता था। देखिए क्या क्या जेल में दिया अब तक। जो अधिकारी थे, जेल में काम करने वाले लोग थे और बड़े अधिकारी जो थे, ये देख रहे हैं, गाड़ी, तोहफे सब बांटे हैं जेल में। जेल कर्मियों को अब्बास ने मोटी रकम और महंगे गिफ्ट दिए। एक जेल अधिकारी को अब्बास ने एक लग्जरी गाड़ी भी दी, यानी जेल में पत्नी को लाने के लिए महंगी गाड़ी। रिश्वतखोरी के दम पर अब्बास जेल में मनमानी करता था। अब्बास अंसारी घंटों अपने बैरक से गायब रहता था। जेल के अंदर वो कभी भी पत्नी से मिल सकता था, इतनी आजादी और छूट थी। चित्रकूट जेल में निखत बेरोकटोक आती जाती थी और छोटे बड़े सभी अधिकारियों को पैसे से चुप करा देती थी। ये थी जेल में ऐश। जेल एसपी के बगल का वीआईपी कमरा उनके लिए हमेशा बुक रहता था। इसी वीआईपी कमरे में निखत अब्बास से 4 से 5 घंटे मुलाकात करती थी। कमरे में रूम फ्रेशनर, मैट, कुर्सी, टेबल सब मौजूद रहती थी। ये थी ऐश। तो ये ऐश ऐसे ही नहीं चल रही थी, इस ऐश के लिए कैश बहाना पड़ रहा था। डॉन का बेटा उसे उड़ा रहा था। क्या कर रहा था? रिश्वत की वजह से जेल कर्मी अब्बास की पूरी आवभगत करते थे। एक जेल बंदी रक्षक अपने आप को खास समझने लगा था, खुद को मुख्तार और अब्बास का करीबी बताता था। दूसरे जेल कर्मियों की रिश्वत का बड़ा हिस्सा हड़प लेता था। अब ये जो रिश्वत हड़प लेने का जो काम था, इसी ने पोल खोल दी। जेल कर्मियों की आपसी लड़ाई से यह सीक्रेट मुलाकात की पोल खुल गई। जेल के पीसीओ से उच्च अधिकारियों को फोन किया गया।
चित्रकूट के डीएम और एसपी ने सादी ड्रेस में छापेमारी की और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ यह कि जेल के अंदर डॉन के बेटे और बहू मुलाकात करते थे, राज खुल गया। अब्बास की पत्नी निखत को गिरफ्तार कर लिया गया। निखत के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। अब्बास को जेल से भगाने की साजिश का आरोप है। यानी सिर्फ मुलाकात नहीं हो रही थी, डॉन के बेटे को जेल से भगाने की साजिश थी। एसपी जेल समेत 8 जेल कर्मचारी सस्पेंड हो गए हैं। 5 सदस्यों की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सिर्फ सस्पेंशन नहीं, इनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। सुनिए जरा डीएम चित्रकूट अभिषेक आनंद को। निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले, तो जेल प्रशासन से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें कोई एंट्री उनकी दर्ज नहीं थी। और फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे, लेकिन बताया गया कि अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से निकले हैं। उस कमरे में ताला लगा था, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पर जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। जेल के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी संदिग्धता के आधार पे उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जांच का विषय है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सभी सील की गई है और उसके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं ये भगाने की जो प्लानिंग थी। दरअसल सोचिए, जब अब्बास अंसारी डॉन का बेटा और बहू की जब शादी हो रही थी तो ये वांटेड था, पुलिस तलाश रही थी, पुलिस छापे मार रही थी और ये जयपुर में ऐश से शादी कर रहा था। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो शादी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बताता है कि पैसा फेंकिए तो क्या पुलिस कुछ भी कर लेगी। देखिए जरा, डॉन के बेटे का फरारी प्लान जो था, मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि दरअसल क्या किया इन्होंने। अब्बास ने फरार रहते निखत से निकाह किया था, तब अब्बास अंसारी पर 25,000 का इनाम था। जब 25,000 का इनाम था तो यह निकाह कर रहा था। लखनऊ पुलिस से बचता फिर रहा था डॉन का बेटा। जनवरी 2021 में जयपुर में धूमधाम से शादी की थी। शादी के बाद फिर फरार हो गया। सोचिए, 7 राज्यों की पुलिस अब्बास को खोजती रही। अवैध हथियार रखने के मामले में वांटेड था अब्बास। अक्टूबर 2022 में कोर्ट में अब्बास ने सरेंडर कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को जमानत मिल गई। 5 नवंबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तारी हुई। डॉन के बेटा पहले उत्तर प्रदेश के नैनी जेल में बंद था। 18 नवंबर 2022 को चित्रकूट जेल शिफ्ट किया गया। पिता मुख्तार के जेल जाने के बाद पूरा नेटवर्क जेल से ही हैंडल कर रहा था। अब अब्बास जेल में है तो उसकी पत्नी निखत सक्रिय। निखत जेल में अब्बास को यह जानकारी देती थी कि कुछ माफिया और अपराधियों से फोन पर बात कर रही थी और अब्बास को जेल से भगाने का प्लान बना रही थी। जेल के कुछ और कैदी फरारी के इस प्लान में शामिल थे। यह थी हकीकत। और सोचिए कितनी खतरनाक प्लानिंग थी, लेकिन वक्त रहते बड़े अधिकारियों को पता चल गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है जो पूरे देश के लिए फख्र और गर्व की बात है। आसमान में बाहुबली तो दुश्मनों में मच गई खलबली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, जो आज खुद बेंगलुरु पहुंचे एरो शो में शामिल होने के लिए। और पूरा एरो शो, भारत की ताकत, आसमान में गरजते विमान, उन्हें अपनी नजरों से देखा और तालियां भी प्रधानमंत्री बीच बीच में बजाते रहे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। एरो शो ये आप देख रहे हैं, जरा भारतीय फाइटर्स को आसमान में आप देख रहे हैं। ये ताकत भारतीय फाइटर्स भारतीय आसमान में दिखा रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये भारतीय हेलीकॉप्टर्स ये देख रहे हैं आप, लड़ाकू विमान जो अपनी ताकत दिखा रहे थे। इस गर्जना से दुश्मन जो है परेशान हो रहा था, दुश्मन की नींद उड़ा रही थी ये ताकत। अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये जो तस्वीरें हैं ये बता रहा है कि भारत की ताकत वायुसेना के मामले में क्या है, भारत आज कहां पहुंच चुका है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि भारत ने आखिर क्या हासिल कर लिया। ये देखिए जरा, ये भारत की असली ताकत खुद बयां कर रही है। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक वो विमान जिस पर सबकी नजर थी, बहुत खास। ये आप देख रहे हैं, ये फाइटर जो आप नजर आ रहा है आपको, इसमें खासियत क्या है, ऐसी क्या चीज थी जो सब देखना चाहते थे। वो थी ये तस्वीर जो इसकी टेल पर, इसकी पूंछ पर लगी। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, ये उस फाइटर की पूंछ है और इस पूंछ पर देखिए जरा हनुमान जी नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, हनुमान जी गदा लिए हुए और दोनों हाथों से गदा उठाए हुए हैं। ये इसकी पूंछ पर तस्वीर थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इसको। और पीछे लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग।
ये देख रहे हैं आप, ये है इस जहाज की पूंछ और उस पर हनुमान जी की तस्वीर बनी है। गधे के साथ हनुमान जी को आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या बना हुआ है, कौन सा ये विमान है जिसमें ये बना है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको नजर आ रहा है पीछे टेल पर, आप देखिए हनुमान जी की तस्वीर है। इसका नाम है HLFT-42। इसकी खासियत क्या है? विमान में आपको गदाधारी हनुमान जी की तस्वीर पीछे नजर आ रही। बजरंगबली अपने तेज के लिए जाने जाते हैं, अपने तेवरों के लिए। पवन पुत्र की तरह ही बेहद तेज है ये विमान भी। और फोटो में आपको नजर आ रहा है, फोटो के साथ लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। तो ये दुश्मनों के लिए तूफान से कम नहीं होगा। नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक ट्रेनर जेट है ये, और अल्ट्रा मॉडर्न ट्रेनिंग सूट से लैस है। ये सूट ट्रेनिंग के दौरान सुरक्षा करेगा। HLFT-42 का लक्ष्य है 5वीं पीढ़ी के पायलट्स तैयार करना। पायलट्स को ट्रेन करेगा ये। स्पेस सस्पेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने में सक्षम है, यानी जो संदिग्ध होगा उसे पहचान लेता है। कठिन हालात में हमला करने में भी सक्षम है ये इसकी खासियत है। और हमारी सहयोगी सलोनी की रिपोर्ट देखिए, जो इस विमान के नजदीक तक पहुंची इस फाइटर के, और हनुमान जी की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखा रही है। एरो इंडिया 2023 में ये एयरक्राफ्ट जो कि HAL ने बनाया है, HLFT-42 सुर्खियां बटोर रहा है। खास वजह है इसकी डिजाइन और पीछे बने हनुमान जी की जो प्रतिमा है जिसमें लिखा हुआ है द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। इसकी वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। इसके और स्पेसिफिकेशन समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर सर हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो एयरक्राफ्ट है ये डिजाइन किया गया HAL की तरफ से, इंडिजिनसली मेड है ये? इंडिजिनस डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ इंडिजिनस। FT-42 काफी बहुत सुंदर डिजाइन किया गया है। इसमें पीछे एक हनुमान जी की प्रतिमा दिखाई दे रही है छोटी सी, और उसमें लिखा हुआ है द स्टॉर्म इज कमिंग। तो उसका क्या उससे इंस्पिरेशन है क्या, ये ऐड करने के पीछे वजह? द स्टॉर्म इज डेफिनेटली कमिंग। HAL ने एक बहुत ब्यूटीफुल एक डिज़ाइन किया था, फर्स्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जो उन्होंने डिज़ाइन किया था उसका नाम था HF-24 मारुत। मारुत का मतलब विंड, विंड का मतलब पवन, और पवन पुत्र आपको दिख रहे हैं आपके सामने। LCA छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है, और दिस इज आवर इंस्पिरेशन, स्ट्रेंथ, करेज, विल, एवरीथिंग। मतलब जब ये तैयार होगा तो ये इमेज हमें दिखेगी इस एयरक्राफ्ट? आपको प्रोटोटाइप में ज़रूर दिखेगी, बाकी उसके बाद हम एयरफोर्स में देखते हैं कैसे उसे यूज़ करेंगे। डेफिनेटली इट विल हैव द सेम स्ट्रेंथ एंड विल ऑफ आवर इमेज। और आइए, ये जो एरो शो है इसमें दुनिया के बड़े बड़े देश आए। आपको बताने जा रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जो पहुंचे इसमें कौन कौन से देश आए हैं ये मैं आपको बताऊं। उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि आपने अभी देखा कि किस तरह से हनुमान जी की तस्वीर जहाज की टेल पर है। बेंगलुरु के एरो शो में एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने गुरुकुल फॉर्मेशन लीड किया। उन्होंने LCA उड़ाया। इसमें एक LCA, एक हॉक आई और एक IJT और एक HTT-40 एयरक्राफ्ट शामिल हुआ। प्राचीन भारत का गुरुकुल से गहरा नाता रहा है, और अपने आश्रम में शिष्यों को एक आदर्श नेतृत्व और विद्वान होने की शिक्षा देते थे। तब भारत विश्व गुरु कहा जाता था। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर दुनिया ने भारत का दम देखा। दुनिया के कौन कौन से देश पहुंचे थे जिसने भारत की वायुसेना की ताकत देखी है। देखिए, इजराइल समेत 98 देश पहुंचे, 98 कंट्रीज, 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियां इसमें। 32 देशों के रक्षा मंत्री आए हुए हैं, 28 देशों के वायुसेना प्रमुख आए हुए हैं। बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया शो का आयोजन हुआ है। ये येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर 5 दिन का ये मेगा शो है। द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज थीम ये है। इसकी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के तहत इसकी तैयारी की है। दुनिया के सामने स्वदेशी हथियारों की प्रदर्शनी लगी है। कई भारतीय हथियारों की डील संभव है इसमें। कई देश स्वदेशी हथियार खरीदना चाहते हैं, यानी हमारे हथियार दुनिया के कई देश खरीदना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे हैं ये नया भारत है और यही नए भारत की ताकत है। सुनिए। 21वीं सदी का नया भारत अब
न कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। भारत के सामर्थ्य का प्रमाण हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकाश में गर्जना करते तेजस फाइटर प्लेन्स मेक इन इंडिया के सामर्थ्य का प्रमाण है। आज हिंद महासागर में मुस्तैद एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत मेक इन इंडिया के विस्तार का प्रमाण है। गुजरात के बड़ौदा में C-295 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो या तुमकुर में HAL के हेलीकॉप्टर यूनिट हो, ये आत्मनिर्भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ्य है जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बेहतर अवसर जुड़े हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर जिस पे बहुत हंगामा हो रहा है। कांग्रेस बहुत हंगामा कर रही है, आम आदमी पार्टी हंगामा कर रही है। हंगामा यह है कि पूर्व जस्टिस नजीर पर सवाल हो रहे हैं और कांग्रेस उल्टा घिर गई। सवाल ये हो रहे हैं कि जस्टिस नजीर सुप्रीम कोर्ट के जज थे और रिटायर होने के बाद उनको राज्यपाल बना दिया गया। कांग्रेस ने इस पर बवाल कर दिया है। यह भी मैं आपको बताऊंगा कांग्रेस क्या कह रही है और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस के राज में कौन कौन से जस्टिस को क्या क्या पद दिया गया था। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर गवर्नर बन गए हैं। अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। कांग्रेस ने जस्टिस नजीर की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए। न्यायिक व्यवस्था के लोगों को सरकारी पद आखिर क्यों दिया जा रहा है, कांग्रेस सवाल कर रही है। जस्टिस नजीर 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए और 40 दिन बाद ही उन्हें गवर्नर बना दिया गया। नजीर राम मंदिर पर फैसला देने वाली बेंच में शामिल थे। जस्टिस नजीर मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला दिया था और जस्टिस नजीर ट्रिपल तलाक मामले पर भी उन्होंने फैसला दिया था। नोटबंदी पर फैसला देने वाली बेंच में भी वो शामिल थे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के पक्ष में फैसले का इनाम दिया गया। ये अपने आप में तौहीन वाली बात है। कांग्रेस किस स्तर पर सियासत में आ गई, जरा पहले सुनिए क्या कुछ कह रही बीजेपी। नरेंद्र मोदी को हम किसी तरह से कमजोर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए जुडिशरी से लेकर बाकी पर हमला कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बताया ना कि नजीर साहब ने अगर राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला किया तो 3 तलाक के मुद्दे पर उनका फैसला क्या था? वो तो मेजोरिटी के साथ नहीं थे, 4:1 था, वो 3 तलाक के पक्ष में थे। तो किसी भी जज का अलग अलग फैसला हो सकता है, उसको गवर्नर नियुक्त किए जाने से उसको जोड़ा नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कांग्रेस राज में बहुत से जज सुप्रीम कोर्ट के जिन्हें अलग अलग पदों पर रखा गया, अलग अलग नियुक्तियां हुई, कब? रिटायरमेंट के बाद। तो सवाल यह है कि जब कांग्रेस के राज में यह हो रहा था तो यह ठीक था, लेकिन आज यह गलत है। क्यों? देखिए जरा। KG बालाकृष्णन सुप्रीम कोर्ट के CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। मई 2010 में पद से रिटायर हुए थे। जून 2010 में उन्हें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेड बना दिया गया। उस वक्त केंद्र में UPA की सरकार थी। S फजल अली सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 1952 में रिटायर होने के बाद ओडिशा के राज्यपाल बना दिए गए। 30 मई 1952 को वो सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए थे। 7 जून 1952 को राज्यपाल नियुक्त कर दिए गए थे। MC छागला को अमेरिका में राजदूत बनाया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व CJI को राजदूत बनाया गया। MC छागला को 1958 में राजदूत की जिम्मेदारी मिली। MC छागला को बाद में ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। ये जो मैंने आपको बताया आंकड़े, ये बताता है कि आखिर किस तरह से जब कांग्रेस राज में कुछ भी हो वो सही है और अब वही हो तो वो गलत है। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।